अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मानसून की तबाहकुन स्पेल दर स्पेल जारी और इसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है और इस पानी से तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम हो रही हैं। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से अब तक इस पूरे जो स्पेल्स आए हैं उसमें तकरीबन 907 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी जबकि लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि बारिशों और सैलाब से 62,000 के करीब मवेशी हलाक हुए। तो पाकिस्तान में एक पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें लाइव स्टॉक भी शामिल होता है वो इस वक्त बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सिर्फ पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो पंजाब में 41 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और वसी पैमाने पर खड़ी फसलें, तैयार फसलें जिसमें चावल भी था, जिसमें गन्ना भी था, जिसमें मकई भी है, जिसमें गंदम भी है, ये फसलें मुतासिर हुई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का अंदेशा हो सकता है और ये ग़िज़ाई क़िल्लत यकीनन एक हम देखेंगे कि अगले आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मौसम इस वक्त मज़ीद क्या कह रहा है और जो फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, माहिर मौसमियात हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका। और उनके साथ साथ वहीद अहमद साहब भी मौजूद हैं जो कि पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। वहीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार साहब पहले तो ये बताइएगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है और पाकिस्तान के तीनों दरियाओं का पानी इस वक्त सिंध में दाखिल हो चुका है और आज कल और परसों 3 दिन कराची के लिए भी बहुत गजबनाक कहे जा रहे हैं। क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सैलाब तो ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया से मुल्क का जो दरिया है हमारे ईस्टर्न रिवर जोन में, तो पिछले कई दिनों से पूरे पंजाब भर में पानी फैला हुआ है और बहुत तेज एक तरह से बहा हुआ है पानी का। यानी सतलज में भी, रावी में भी और चनाब में भी। अब वो सिंध में समय लेके गुड्डू के मकाम पर पहुंचा चाहता है और यहाँ इत्तेफाक ये है कि उसके साथ साथ बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का भी एक सिस्टम बन चुका है, जो कि लो प्रेशर से इंटेंसिफाई होकर बड़ी तेजी से डिप्रेशन। और फिर अब अभी मैं शाम की रिपोर्ट देख रहा था मेट ऑफिस की, तो उन्होंने उसको डीप डिप्रेशन डिक्लेयर किया हुआ है। डीप डिप्रेशन का मतलब ये है कि साइक्लोन से जस्ट एक स्टेज पहले का जो स्टेज होता है उसका मतलब है कि बहुत टोरेंशियल किस्म की रेंज एक्सपेक्टेड है अगले 3 से 4 दिनों में पूरे सिंध में। और थरपारकर में तो इस वक्त भी बहुत तेज़ बारिश चल रही है और इसी तरह से सांगड़ में बारिश हुई है, मीर वफास वगैरह में, तमाम एरियाज में तो ऑलरेडी हो रही है। और कराची में बड़ी हैवी, दोबारा से बहुत वेरी हैवी बल्कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं। कल कल से स्पेल शुरू हो सकता है। परसों और तरसों खासकर 9 और 10 तारीख को पूरा सिंध ही उसकी लपेट में आएगा। और फिर जाहिर है कि जो सरदार साहब ये जो कराची के बारे में थोड़ा सा फोकस मैं होना चाहूँगा क्योंकि बड़ी तशवीश पाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 200 से 400 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है कराची में। देखिए, सिर्फ मैं मिलीमीटर्स का तो आप बहुत प्रिसाइजली नहीं कह सकते, लेकिन पिछला आपको याद होगा स्पेल 200 मिलीमीटर, तो यानी उस पूरे स्पेल में 3 दिनों के स्पेल में तो 200 से खासी क्रॉस कर गई थी, 250 तक भी चली गई थी कई जगहों पर, हाँ। 250 के ऊपर जी। लेकिन ये तो उससे बहुत स्ट्रांग सिस्टम है, उससे 3 गुना स्ट्रांग सिस्टम है वेदर सिस्टम। तो 3 दिन तक प्रिवेल करेगा, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 से 250 मिलीमीटर आसानी से क्रॉस कर सकती है 2 स्पेल के अंदर ही। इस स्पेल के जो 2 पार्ट्स होंगे उसमें। ठीक। अच्छा, अब सिंध गवर्नमेंट, मैं आता हूँ वहीद साहब की तरफ भी, लेकिन सरदार साहब सिंध गवर्नमेंट जो है वो बारहा कह रही है कि फ्लड से निपटने के लिए उनके इंतजामात मुकम्मल हैं। आपको नजर आता है कि इस तरह के हालात में इंतजामात जो मुकम्मल होने की बात की जा रही है, क्योंकि दो तरफा है ना, एक तरफ तो वो दरियाओं का सैलाब है, फिर दूसरी तरफ ये जो बारिशें, ये इंतहाई मुश्किल होगा इससे निपटना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इत्तेफाक से दोनों का कन्फ्लुएंस जब होता है तो खासा मुश्किल होता है मैनेज करना। अब देखिए, इंतजामात का टेस्ट तो जाहिर है कि जब बहुत पानी का एक बड़ा रेला आएगा 9 लाख या 10 लाख क्यूसेक का, जब सखर बैराज वगैरह पे पहुंचेगा और फिर ऊपर से बारिशें भी खासी होंगी, तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें एक तरह से एड अप हो जाएंगी। तो उस वक्त एक तरह से सारे इंतजामात का टेस्ट होगा कि कितने मतलब काफ़ी होते हैं इंतजामात। देखने की बात ये होगी, अल्लाह करे कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसानात ना हो। लेकिन ये इत्तेफाक से जो वेदर सिस्टम बन गया है बिल्कुल इस वक्त साउथ राजस्थान पर मौजूद है, हमारे बिल्कुल एडजॉइनिंग जो थरपारकर वगैरह उसके एडजॉइनिंग उस पर मौजूद है। तो जाहिर है कि उसका फैलाव जैसे जैसे वो आगे आएगा तो वो बहुत ज़्यादा बारिशें बरसाएगा। वो वेदर सिस्टम पूरे सिंध को अपनी लपेट में लेगा
और वो एरिया जो जिधर से आपके वेस्टर्न सिंध की तरफ से दरिया का पानी नीचे आता है, उन एरियाज में भी खासकर दादू से उस तरफ जो कीथर रेंज है उसमें खासा हैवी स्पेल मुतवक्की है बारिशों का, तो उधर से फ्लैश फ्लडिंग भी जनरेट हो सकती है हम्म। बलूचिस्तान के रास्ते से। जी ठीक। वहीद साहब, अब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि इस वक्त तो एक बड़ी तबाही मची हुई है, सूरत हाल क्या देखी जा रही है? जो तरसील है सब्जियों की, फलों की, ग़िज़ाई अजनास की, अंदरून सिंध से, अंदरून पंजाब से, जो उनके खेत हैं वहाँ से, क्या इस वक्त हम सोचें कि नज़र आ रहा है मामला इस वक्त वहीद साहब? देखें जी, हालात तो बहुत बुरे हैं, इसलिए कि फ्लड भी आ रहा है, ऊपर से बारिशें भी हो रही हैं। अगर मैं सिंध की बात करूं, टमाटर की क्रॉप ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, और प्याज की भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, तो सैलाब से वो भी कम से कम 50 से 60% डैमेज हुई। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान को फीड कर रहा है प्याज, वो बलूचिस्तान कर रहा है, वहाँ पे कोई नहीं, मगर वो भी एक हफ्ते का बस सीजन खत्म होगा, तो पूरा जो सिंध की जो क्रॉप रह जाएगी पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दे सकेगा। तो बात यह है कि हमारी जो खपत है 1.5 लाख टन से ज़्यादा है प्याज की, और जो टमाटर की है 40,000 टन है महीने की। तो आप ये समझ लें कि अभी हमारे पास क्रॉप नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा हुकूमत को कि फौरी तौर पे जो इम्पोर्ट हम करें, और जो पड़ोसी मुल्कों से, अफगानिस्तान और ईरान से जितने ड्यूटीज, जितनी लेवीज, इसको ज़ीरो करें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के इशू और बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम नहीं फ्लड का, यहाँ बारिशों का भी प्रॉब्लम है, तो ये तबाहियाँ बहुत शदीद और प्राइसें भी शूट अप हो रही है। और दूसरी मैं बात ज़रूर यहाँ करूँगा कि जो चीज़ें शॉर्टेज भी नहीं, जिस तरह मैं आलू की बात करूँगा, अप्रैल में सब कोल्ड स्टोरेज में चला गया। अदरक और लहसुन जो इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, उसकी भी प्राइसेस बढ़ रही है। मुझे वो नहीं समझ आ रहा वो क्यों बढ़ रही है। उससे फ्लड्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ना बारिशों का इम्पैक्ट पड़ा। तो हमें जो सिटी की हुकूमत है उनको भी देखना चाहिए महंगाई क्यों बढ़ रही है। अगर इसको भी अगर नहीं किया, इसलिए कि हमारे जो हुकूमत के पार्टनर है वो रमज़ान में जागते हैं पूरे साल में, तो अभी भी जाग जाएं कि ये जो प्राइस हैं शूट अप ना हो, लोग ठीक है। यानी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इस वक्त देखे इन चीज़ों को। और गवर्नेंस के हवाले से जो आपने कहा कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अदरक इंपोर्ट कर रहे हैं, लहसुन इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इफेक्टेड नहीं है इस बारिशों और सैलाब से, लेकिन उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जो समझ लें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जो प्रॉफिट माल बनाने वाले हैं वो भी लगे हुए, उनकी दिहाड़ियाँ भी लग रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बात ये कि हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बात ये है कि हम सैलाब की बात कर रहे हैं, बारिशों की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको ले जाऊँ 2015 में FO की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है इसके अंदर कि कुछ मुल्क में जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पाकिस्तान 5वें नंबर पे। कहते हैं अगर 2 डिग्री वार्मर हो जाए तो आपका 50% डिक्लाइन होगा। या आपकी, अगर आप पीछे चल जाएं बारिशों फ्लड से पहले, तो हमारे यहाँ तो 3-4 सालों से जो डिग्री भी बढ़ता जा रहा है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, फिर फ्लड भी आ रहा है, फिर बारिशें भी हो रही है, और पानी अरबों रुपए का जो है वो जाए। और मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, हम लोगों ने, हमें तो फोरकास्ट ही नहीं है हमारे पास वेदर की। दुनिया के अंदर 1-2 महीने पहले लिया जाता है क्या हो रहा है। हम लोग इंतजार करते हैं कि फ्लड आ जाए, बारिश आ जाए, फिर हम तो ये कहते हैं जी कल क्या होने वाला है। ओ भाई, कल की कौन बात कर रहा है। आप यूरोप या किसी मुल्क की बात करूं तो आपको 1-2 महीने पहले आगे का बता देते हैं ये होने वाला है, लोग उसी से प्लानिंग करते हैं। हमारे यहाँ मैं आपको एक और मिसाल दूं, हेल स्टॉर्म जो होता है उसकी भी प्रोडिक्शन होती है। और हेल स्टॉर्म के अंदर अगर ऊपर से ज़्यादाबारी हो रही है, नीचे से आपके पास ऐसे प्लांट है कि नीचे से उसको ऑन करते हैं, ज़्यादाबारी को टर्न इनटू पानी की तरफ हो जाता है कि क्रॉप डैमेज ना हो। तो मतलब कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम किधर दुनिया में बैठे हैं 2025 में। हम फ्लड को रो रहे हैं कि इंडिया ने खोल दिया पानी। हमारे जो गवर्नर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या इंतजाम किया है उसके ऊपर। सही है, मैं मानता हूँ इंडिया से पानी मंगा और चीजें तो सिस्टम में लेके आए ना। जब हमारे पास पड़ती है, हमारा मुल्क नहीं, वो टेक्निकली तो ये कहा जा रहा है, जितने भी जो वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि अभी जारियत नहीं है, ये अभी जहालत है कि आप अपनी कोताहियां जो है वो दूसरों के सर डालें। और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ये कहती है उसमें कि जब आप अपने डैम्स भरने के बाद जो एडिशनल पानी होगा, जाहिर है कि वो डैम्स को बचाना है, तो वो अगर पाकिस्तान भी होता तो पाकिस्तान भी वही करता। तो ये जितने भी एक्सपर्ट, वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आ रहे हैं वो यही एक बात कर रहे हैं। मजीद वहीद साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त तो हमें लाले पड़ गए हैं हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के, एक्सपोर्ट तो फिर हम भूल जाएं हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। जी जी बिल्कुल। ये एक्सपोर्ट कहाँ से होगी? देखें, एक्सपोर्ट जब होती है जब आपके वो बम्पर क्रॉप होती है। आगे चल के जो स्पाइरल इफेक्ट होगा इसका, नहीं, देखें कम से कम हमारी एक्सपोर्ट जो थी 2000
24 और 25 की $750 मिलियन की। मुझे लग रहा है आने जो अगले साल आएगा कम से कम 200 से $250 मिलियन की। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो सैलाब फ्लड चल ही रहे हैं, इसलिए कि किनों की क्रॉप खड़ी हुई है, वहां भी डैमेज होगा। तो वो ये तो सब चीजें हैं। उसके बाद आपका अनियंस डैमेज हो गया, प्याज आपका पूरा डैमेज हो गया। ये हमारी एक्सपोर्ट, हाँ आलू पड़ा हुआ है कोल्ड स्टोरेज में। फिर जिस तरह आपने अदरक लहसुन की बात की है, आलू कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है, ये नहीं कि वो भी महंगा होना शुरू हो जाए। तो ये नाजायज फायदा क्या होता है, मंडियों में रेट महंगा नहीं होता, जो रिटेलर्स है ना वो महंगा बेचते हैं। कहते हैं जी पीछे से फ्लड आया तो इसकी वजह से हर चीज महंगाई हुई है। ठीक है, यानी यहाँ पर गवर्नेंस, यहाँ पर इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो उसका बनता है। मैं ये समझता हूँ कि 2025 का साल जो एंड अभी जो आने वाला आपका अक्टूबर होगा, वो महंगाई का, एक तो फ्लड है ना, तो महंगाई का भी फ्लड आएगा, और 2026 तक भी रहेगा जब तक पानी बारिशें खत्म नहीं होगी। और मैं यही कहूंगा जब पानी खत्म हो फौरी तौर पे किसानों को खड़ा करें, इसलिए कि हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर। ठीक है, उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको इंसेंटिवाइज करें ताकि अगली फसलों की तरफ जाए। लास्ट एक सवाल जी सरदार साहब, नॉर्मली ये होता है कि 15 सितंबर के बाद मानसून का सीजन जो है वो ढलना शुरू होता है, उसका असर कम होना शुरू होता है। इस मरतबा क्या प्रिडिक्शन है? देखिए, इस मरतबा का एक तरह से मैं अगले दिन देख रहा था पूरे आगे की फोरकास्ट, तो उसमें यही दिखाई देता है कि 15 नहीं 20-22 सितंबर तक कम से कम ये चलेगा। यानी ये स्पेल जो है ये 11 सितंबर तक है और बड़ा जोरदार स्पेल है। पूरा सिंध और पूरा समझ लें ईस्ट बलूचिस्तान, सदरन बलूचिस्तान और इस तरह से साउथ पंजाब, इस पूरे इलाके पर बहुत तेज बारिशें हैं इस स्पेल के नतीजे में। तो ये 11 सितंबर को जाके सबसाइड होगा और फिर 2-3 दिन का वक्फा होगा और 14 या 15 सितंबर से अगला स्पेल आ जाएगा। तो वो मेरे ख्याल में एक आध हफ्ता कमोबेश वो भी चलेगा इस तरह से। तो आप एज अर्ली एज जो है ना लास्ट वीक ऑफ सितंबर हो सकता है फिर मानसून विथड्रॉ होना शुरू हो जाए, लेकिन 3 हफ्ते तो सितंबर के आपके पास हैं जबरदस्त। यानी सितंबर जो है वो सितमगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरदार सरफराज भी मौजूद थे और वहीद अहमद साहब भी मौजूद थे। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद रुख करेंगे अंदरूनी सिंध। पानी जिस तरह से आ रहा है और जो फ्लड मैनेजमेंट वहाँ पर क्या है, हुकूमत किस तरह से, हुकूमत सिंध जो कि बारहा दावे कर रही है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, तो तैयारी क्या है, ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और रुख करते हैं सक्खर का, जहां सक्खर बैराज पे हमारे चीफ रिपोर्टर इख्तिदार अनवर इस वक्त मौजूद हैं। जी इख्तिदार, क्या सूरत हाल देखी जा रही है? और बड़ा एक डर है, खौफ है, ये जो नया स्पेल है इसके साथ जो है बारिशें और साथ साथ जो पीछे से पानी इस वक्त आ रहा है, तो क्या सूरत हाल देखी जा रही है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। इमरान साहब, आपकी नॉलेज में होगा कि सिंध हुकूमत ये दावे करते चले आ रही है कि उसने 10 लाख क्यूसेक पानी जो है वो गुजारने के इंतज़ामात जो हैं वो कर लिए हैं। अच्छा, इस बात को हम यूँ भी ले सकते हैं कि जब गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड ब्रस्ट हुए और पानी दरियाए सिंध में आया तो 22 अगस्त को सक्खर बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो सिंध हुकूमत गुजार चुकी है और 2010 से और 2025 तक उसे कोई 4 दफ़ा ऐसी ही कंडीशन का सामना करना था। 2022 का जो फ्लड था वो बारिशों की वजह से आया था, उसमें शायद तबाही ज़्यादा हुई थी, लेकिन 2010, 2012 और फिर 2015 में इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अभी तक जो सिंध हुकूमत की खुशकिस्मती उसके साथ चल रही है, वो पंजनद के ऊपर जो पानी आना था वो अब तक नहीं पहुंच पाया है। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस मौके पर तो उस वक्त भी कोई 5,10,000 क्यूसेक फिट जो पानी है वो पंजनद के मकाम पर पहुंचने में कामयाब हुआ है। तो कोट मिट्टन के मकाम पर सबसे पहले गिद्दू बैराज पर जो है वो सिंध हुकूमत का जो है वो इम्तिहान होगा, लेकिन अब से कुछ देर कबल ही इस बात की आगाही दी गई है कि गिद्दू बैराज की जो सकत है वो 10 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की है और इनको ये एक्सपेक्टेड है सिंध हुकूमत को कि ये पानी जो है वो 6 से 7 लाख क्यूसेक आ रहा है। तमाम इसके बावजूद जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपके जो सब लोग जो आपके साथ बैठे वो बात कर रहे थे कि दरिया जो है वो किसी ज़माने में फॉर एग्ज़ाम्पल 100 फीट से सुकड़ कर 50 फीट हो गया था, तो वहाँ पर आबादी कायम कर दी गई थी, वहाँ फसलें काश्त कर दी गई थी, वहाँ सरकारी अस्पताल बना दिए गए थे, स्कूल बना दिए गए थे। अब दरिया ने जो है वो अपनी पूरी जगह ले ली है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिंध हुकूमत के तमाम वो इलाके जिनसे के इलाके कहते हैं वो ज़ेर आब हैं,
दरिया जो है वो अपने मुकम्मल बहाव के साथ बह रहा है। वो लाड़काना के कच्चे के इलाके हों, कश्मोर के हों, कंदकोट के हों, सक्खर के हों, पन्नू आकिल के हों या उससे आगे जो इलाके हैं वहाँ पर हों, तमाम कच्चे के इलाके जो हैं वो ज़ेर आब है, क्योंकि दरिया ने अपनी जगह जो है वो खुद बना ली है। अच्छा, गुड लक यानी ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी ने कब्जा छुड़ाया है तो वो सिर्फ दरियाओं ने कब्जा छुड़ाया है अपना, और वो छुड़ाए जा रहे हैं। आप देखिए, भरपूर तरीके से दरिया ने अपने हक को वापस लिया है। वो तमाम हुक्मरान जो 40-50 साल में इन तमाम ज़मीनों को बेच चुके थे, भूल चुके थे, दरिया ने उन्हें याद दिलाया है कि जब कुदरत कब्ज़ा वापस लेना चाहती है तो वो बड़े प्यारे अंदाज से जो अपनी चीज़ों को वापस ले लेती है। और आइंदा हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने से पहले दरिया से परमिशन ले ली जाए कि वो कब आएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा, यहाँ पर इस तरह है कि अभी सिंध हुकूमत के जो जी इक़्तिदार, मैं ये जानना चाह रहा था, बारिशें जितने कहा जा रहा है कि बहुत तवातुर के साथ और मामूल से ज़ायद हो सकती हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा उस हवाले से क्या तैयारी है सिंध हुकूमत की? जी इमरान साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यही वो बात है जिसका इम्तिहान असल में सिंध हुकूमत ने पास करना है। 2022 में भी जो बारिशें हुई थी उन्होंने बदतरीन तबाही जो है वो पैदा की थी, मचाई थी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बारिश की वजह से जो है वो सैलाब में डूब गए थे। आपको पता है, मैं और आप जहाँ रहते हैं जिस शहर में, वहाँ 150 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं, जबकि वो पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर काउंट किया जाता है। तो ये वो बात है जिसके लिए सिंध हुकूमत अब परेशान है। आज शाम से उनको बता दिया महकमा मौसमियात ने कि शदीद बारिशों की पेश गोई है। दादू, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो कच्चे के इलाके हैं, वहाँ पे शदीद बारिश होगी। यही वजह है कि सिंध हुकूमत ने अपने तमाम MPS को कहा है कि वो अपने अपने इलाकों में जाएँ। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया है कि अगर बारिश की सूरत हाल पैदा होती है तो उसको निमटना खासा मुश्किल हो जाएगा। सिंध हुकूमत की एक गुड लक तो है कि उसके बैराजेस की जो कैपेसिटी है उससे कम पानी आ रहा है, लेकिन जो आसमान से पानी बरसेगा उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। और यही वो इम्तिहान होगा जो सिंध नक्श करना है, ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद के अंदर, जहां क्लाउड बर्स्ट की भी जो है बाज़ औक़ात वार्निंग जारी की गई है। और ये जो सारा इम्तिहान है ये सिंध हुकूमत को पास करना है। सूबाई वज़ीर जो हैं बहालियात, उनको भी कहा गया है कि वो मुख्तलिफ़ कमिश्नर से राब्तों में रहें और उन्हें जो है वो इमदादी सामान जो है वो देते रहें। ठट्टा, जाती, मटियारी, हैदराबाद, इन सब इलाकों में पेश गोई की गई है। ख़ास तौर पर पडीदन के इलाके में जहां पिछली बार भी 2 दिन के अंदर जो है वो 1500 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। तो उन इलाकों में एक बार फिर आज शाम से लोगों को, इनके MPS, MNS को भेजा गया है कि वो अलर्ट रहें। अब तो सिंध हुकूमत चाहती है कि बारिश ना हो, सैलाब तो वो गुजार देगी क्योंकि कैपेसिटी से कम पानी अच्छा, आपने आ रहा है और पूरा जो वहां पर पहुंचे हैं, डेट्स बढ़ चुकी हैं। पहले कहा गया रास्ते भर आपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी क्या सूरत हाल देखी है? फसलों के हवाले से मैं जानना चाहूंगा जरा। देखिए, सिंध हुकूमत को खासा टाइम मिला है इस सारे मैटर के अंदर। यानी कि अगर हम बात की जाए कि कोई 20 अगस्त से मुल्क भर में ये मामला शुरू हो गए थे तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर जो फसलें हैं उनकी कटाई का अमल जारी है। कहीं हमने देखा कि चावल की फसल लगी हुई है। एक मसला और है जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो मबजूल करानी है। मोरो से लेकर और सक्खर तक दोनों तरफ ट्रैक की जो हालत है वो बयान से बाहर है। दोनों जगह पे, दोनों अतराफ में ट्रैक बन रहे हैं, बहुत बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है। और जो साथ में जो उसके एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर फसल तैयार है। हमने बीच में देखा कि बहुत सारे मकामात पर जो फसल की कटाई भी की जा रही है। वो जो एक प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम ये कि पंजाब में बारिशें हुई हुई हैं, वहाँ से जो सामान है वो बहुत मुश्किल सक्खर पहुँच पाता है। और फिर सक्खर से जो मोरो का रास्ता है जो किसी ज़माने में 3 घंटे का था, अब 8 घंटे में और 10 घंटे में पूरा हो रहा है। तो वो भी डैमेज कर रहा है इस सारे मामलात को आगे लाने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वो कच्चे के इलाके जहाँ पर ख़ास तौर पर कश्मोर और कंदकोट की हम बात करें, जिसे हम KK ब्रिज भी कहते हैं, वहाँ पर तो शाम के बाद सरगर्मियाँ
हो ही नहीं पा रही। लॉ की सूरत हाल है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर, उनको ये कहा जाता है कि वो असर से पहले मामलात को जो है वो पूरा अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत जो कि बारहा दावे कर रही है कि हमारी जो यकीनन आम सारिफ के इस्तेमाल मुकम्मल है, तो ये उनके दावे जो है कहाँ तक सही साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सक्खर बैराज पे हमारे आज न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर मौजूद थे और हमें अपडेट। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग पर जिस तरह फहश मवाद फैलाया जा रहा है, वहाँ जिस तरह फहाशी और जिस्म फरोशी, रादर मैं कहूँगा कि ये चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जो है वो ऑपरेशन होने जा रहा है, क्रैकडाउन और ऑपरेशन होने जा रहा है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में टिकटॉक पर फहाशी फैलाने वालों की शामत आ गई है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ऐसे तमाम यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ उनका घेरा तंग होता जा रहा है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं, बिलखुसूस गैर इखलाकी मवाद की तशहीर, जो कि बहुत सी ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग एप्स हैं टिकटॉक के ऊपर जहाँ पर ये मकरूह धंधा जो है वो जारी है, और वहाँ पर पनिशमेंट के नाम पर इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की जाती हैं और जो व्यूवर्स होते हैं उनसे बड़ा माल बटोरा जाता है। ये क्या मामला है और किन लाइंस के ऊपर आगे बढ़, इस हवाले से मैं बात करूंगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नईम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पहले ज़रा इसका पस मंज़र हमें बताइएगा, कब से ये पाकिस्तान में काम जारी था और हुक्काम की नज़रें इतनी देर से इसके ऊपर क्यों आई? ये सब बहुत शुक्रिया आपका। ये जो टिकटॉक है ना, ये डिजिटल और सोशल मीडिया का जो मशरूम ग्रोथ है उसकी एक ऐसी नहस किस्म की मिसाल है जिसका हम इस्तेमाल जिस अंदाज से कर रहे हैं वो यकीनी काबिल अफसोस भी है और नौजवान नस्ल को तबाह करने का बाइस भी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब से पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन हुई है और ये डिजिटल जो है मीडिया, इसने जगह ली है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, फिर सोशल मीडिया की। उसके बाद से हर शख्स जो है ना, उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा है। उसका एप्टीट्यूड कुछ है कि नहीं है, तालीम उसकी है कि नहीं, तरबियत है कि नहीं, कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है कि नहीं है, उस शख्स ने अपने आप को जर्नलिस्ट जाहिर करने के लिए महज स्क्रीन पर अपनी तस्वीर और तशहीर की खातिर उसने ये एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि अगर इस पे हाथ न डाला जाता, और खुदा ना खास्ता इस पे हम जो अब सख्ती कर रहे हैं, हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, तो हम कुछ हद तक जो नुकसान हम कर चुके थे उस नुकसान का अजाला तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उससे मजीद आने वाले वक्त में जो हालात का तकाजा हो सकता था उससे हम नबूर्द आजमा हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि लाइव टिकटॉक जो है इस पे पाबंदी पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। ये तासुर गलत है कि अब पाबंदी CCIA जो है उसमें फॉर्मेशन अब हुई है और ये अमल दरामद का डॉल अब डाला गया है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है जो आपने खुद निशानदेही की है कि हम इतना अरसा सोए क्यों रहे। हमारे एक मिजाज में ये बात शामिल हो गई है कि हम सांप गुजरने के बाद लकीर पीटते हैं और सब कुछ लुटाकर होश में आते हैं। नौजवान नस्ल जिस डगर पे चल निकली है और तो हमारे टीनेजर्स बच्चे अभी मैट्रिक नहीं एग्जाम नहीं दे पाते और उससे पहले हमसे ज्यादा वो ऑपरेट करना जानते हैं मोबाइल को। व्हाट्सएप सिस्टम क्या है, वीलॉग क्या है, टिकटॉक क्या है, हमारी एज के लोग हैं शायद उनको इतना अंदाजा इतना इदराक नहीं है। और सर अलमिया ये कि हम वालिदैन जो हैं वो बहुत फखरिया ये बात कहते हैं कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी सेफ हैं, टेक सेफ हमारे बच्चे हैं और बहुत बेहतर तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। हमें बड़ा प्राउड इसके ऊपर फील करते हैं। हमारे लिए शेख साहब ये बाइसे फख्र नहीं है, ये बाइसे शर्म होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि हम तो फखरिया अंदाज में कहते हैं कि वो टेक सेवी हैं, हमें नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, उनकी नाक के नीचे क्या 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 कर रहे हैं बच्चे। अब आप ये देखें कि कराची की आपकी मिसाल जो मौजूद है, आप अगर मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के पसे पर्दा तमाम हक़ाइक़ की
जांच पड़ताल करें, खोज तक लगाएं, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसके पीछे तमाम वो अवामिल हैं जो आज हमारी टीनेजर्स जी 12 साल से 20-22 साल के लोग, अब तो एक अलमिया क्या है कि हम वालिदैन भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब बच्चे हमें भी अपना हमराही बना रहे हैं और हम असर बन गए हैं उनके। एक दूसरा ये है कि मुस्तफा आमिर कत्ल की मैंने मिसाल दी, आप उसके तमाम जितने करैक्टर्स हैं हर एक पे नजर दौड़ाइए तो हमें ये पता लगेगा कि ये नासूर हमारे रगों में इस हद तक सरायत कर गया है कि हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि हम अपनी नस्ल को तबाही से बचा सकें। एक दूसरी आपने बात की कि एनसीसीआईए बन गई। एनसीसीआईए जो है वो भी एक हमारी बहुत ताखीर से सोच है। ये एनसीसीआई बहुत पहले बननी चाहिए थी, लेकिन उससे कहीं पहले सर, उससे कहीं पहले मुझे याद है जब पाकिस्तान में नैनो लोन्स की जो एप्लीकेशंस थी जो लोगों को फौरी कर्जा फराहम कर रही थी और 2-2, 3-3, 400% सूद के ऊपर, और जिस तरीके से वो अब आपके गैलरी के अंदर अप्रोच कर रही थी और पेनिट्रेट कर रही थी और उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो ऐसे में हमने देखा कि एससीसीपी जो है वो जब पुलों के नीचे से पानी बह गया, फिर एससीसीपी जो है वो भी हरकत में आई और फिर पीटीए वो भी हरकत में आई और फिर जाके गूगल ऐप से पीटीए ने उन ऐप्स को निकलवा दिया। यहां पर जो इतनी सारी एनसीसीआईए से कहीं पहले जितनी भी इस तरह की सोशल मीडिया ऐप्स हैं, टिकटॉक के ऊपर ऐप्स हैं, वो पीटीए एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़कर उनको खत्म नहीं करवाती। ये तो हमने खुद इसको रास्ता दिया। फिर बात ये है कि आपकी बात को बढ़ा रहा हूं आगे, ये जो हमारे इदारों की मजबूरी कारकर्दगी है ना, इस पे मातम ही किया जा सकता है, कफे अफसोस वाला जा सकता है। क्यों? वजह उसकी ये है कि हम पहले बात तो ये है कि कभी बर वक्त बर मौके कार्रवाई नहीं करते, ताखीर की कार्रवाई है और वो ताखीर की कार्रवाई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये देखें कि अभी माजी करीब में रजपट, ठीक है, उसके बाद डक्की भाई, उसके बाद ये जो बच्ची हैं 5 बहनें हैं, 5 बहनें जो सिस्टोलॉजी हैं जी, इनकी कार्रवाई। फिर उसके बाद अभी आज एनसीसीआईए ने नोटिस भेजा है, आज मिला इतवार के रोज का, परसों भेजा तो जुमे को उन्होंने, हफ्ता इतवार छुट्टी थी, आज नोटिस सर्व हुआ है, वो नदीम नानी वाला। और पंजाब की हद तक था, पंजाब के बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने लोकली अपने तौर पे अपने लोकल तौर पर ये जो एफआईए का साइबर क्राइम विंग है, जिसकी ये जो है एक डेवलप शेप है एनसीसीआईए, उन्होंने एक खातून टिकटॉकर जिसको कहते हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उसका नाम ही 302 है। 302, ठीक, उसका नाम ही 302 है खातून का, टिकटॉकर का। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, आज उसका जो है ना उसका तबसरा इलामिया चल रहा है, एक माजरत खाना ले जाओ उसका। दूसरी बात, एक हकीम शहजाद साहब जो हैं, खुदा उनको हिदायत दे, हकीम शहजाद साहब जो हैं उन्होंने अपना नाम रखा है लोहा पहाड़, बिल्कुल, उनका परसों सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जुमे के रोज। अब आप मुझे ये बताएं कि ये अफराद 2-2, 2.5 साल से इस तरह के नाम रख के चल रहे थे। डक्की भाई, क्या माने हैं डक्की के? डक के माने क्या हैं? उससे डक्की क्यों निकाला आपने? नहीं, एक बात ही मुझे बताइए। देखिए, मैं आ रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं। ये मिसाल के तौर पे डक्की सादुर रहमान है, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं पाकिस्तानी, उन्होंने उनके 18 करोड़ 70 लाख रुपए के असासे मुंजमद किए हैं। सिर्फ पाकिस्तान के बैंकों के अंदर उनके 15 करोड़ थे, 6 लाख दिरहम जिनकी मालियत पाकिस्तानी रुपए में 3 करोड़ 70 लाख के करीब बनती है, और 3,25,000 उनके डिजिटल वॉलेट से। और ये जब इंक्वायरी शुरू हुई अथॉरिटी की उनके खिलाफ और यहाँ पर बैंकों से मालूम किया गया, तो जो लोकल बैंक्स हैं उन्होंने ये इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को दी कि आपके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तो ये जितने नाम पाकिस्तान से बाहर इस वक्त जा चुके हैं वो उसी वजह से गए। तो ये इदारे जो हैं ये भी उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। 9th एक तालिब इल्म हसनैन, 9th जमात, 14 साल की उम्र उसकी बच्चे की, हाँ, उसके इंकशाफात अभी तक कौम के सामने नहीं आए। और अगर वो मेरे इल्म में है, अगर वो आ गए और उस बच्चे की कारकर्दगी का पोल खुल गया और
उसके वालिदैन, उसके अजीज़ो क़ारिब, उसके अक़रबा, उसके दोस्त अहबाब वो किस हद तक मुलव्वस थे, ये एनसीसीआईए की रिपोर्ट 1-2 रोज में आ जाएगी। वो तैयार कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि घर में वालिदैन को जब ये इल्म होता है कि हमारे बच्चे के अकाउंट में 6 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 10 लाख डॉलर आ गया, यूरो आ गया, तो उस वक्त वो क्यों नहीं, बजाय उसको शाबाश देने के, उसमें शेयर लेने के, उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारते, डांट डपट क्यों नहीं करते? सर वो तो देखें नहीं उनका बच्चा तो कमाऊ पूत हो गया ना। वो तो ये अप्रोच है उनकी, बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैं उसको तो बिल्कुल कंडेम करूंगा। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं सर कि जहां पर एनसीसीआईए एक अगर ऑपरेशन कर रही है, वो किसी के खिलाफ तहकीकात कर रही है और बैंक्स जो हैं वहां पे उन्होंने कहा कि भाई फला बंदा है, इसके जरा अकाउंट की डिटेल हमें बताइए। अब बैंक्स जो हैं वो जाकर बता रहे हैं, तो वो उनको भागी जा रहा है पाकिस्तान से। तो ये सहूलतकारी हुई ना, तो यहां पे इन इदारों को भी तो पाबंद होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, इदारे इस हद तक सहूलतकार हैं। ये सारे का सारा सेटअप जो है ये ब्लैक डे है, ये ब्लैक ड्रॉप है, ये ब्लैक इरा है। क्यों है कि हम में से हर शख्स मुफाद प्रस्त हो गया, इखलाकियात का दायरा खत्म हो गया, मुआशरती बुनत जो थी ना, बुनती, वो खत्म हो गई। खानदानी इस्तेहकाम जो था, मरबूत खानदान हुआ करता था, वो खत्म हो गया। इखलाकियात इस हद तक गिरावट का शिकार हैं कि जिस बच्चे ने घर में लाके लाखों करोड़ों रुपए की इत्तला दी, उसके वालिदैन खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उस बच्चे को शाबाश देते हैं, प्यार देते हैं सिर पे उसका। मुझे आप ये बताएं कि जिस मोहल्ले में ये मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की साजिश तैयार हुई, जिस घर में उसका मक्तल बना, जहां उसको मारपीट हुई, उस घर के मुकफ्फिल कमरे जो थे, उसके जो कंप्यूटर जिन पे लॉक लगे हुए थे, वो 60 कंप्यूटर जो थे, लैपटॉप 40 के करीब, उनके बैंक अकाउंट्स, किसी हमसाये को पता नहीं चला। हमारी मुआशरती जिम्मेदारियां हम भूल गए। एक बात बड़ी जरूरी सुने, एफआईए का यही विंग जिसका नाम आज एनसीसीआईए ले रहे हैं आप, ये विंग कितने अरसे से काम कर रहा है? इनमें जो लोग तैनात हुए उनका मेरे पास करोड़ों के असासों का रिकॉर्ड है, करोड़ों के असासों का। एक कश्ती डूबती है यूनान में कश्ती डूबी, खैबर से पख्तूनख्वा तक, खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक, आपके कराची तक, वहां के ट्रैवलिंग एजेंट्स को उन्होंने नोटिस दे दिए। पहले दिए एफआईए गुजरांवाला ने, फिर दिए एफआईए लाहौर ने, फिर साइबर क्राइम हैदराबाद ने, फिर दिए कोहाट ने, फिर दिए बन्नू ने, बलोचिस्तान से कोयटा, ये सबको दे दिए नोटिस और एजेंट्स को बुलाया, उनके अकाउंट सीज करके, फ्रीज करके। उन एजेंट से ये कहा, उन्होंने कहा भाई कश्ती डूबने से हमारा क्या ताल्लुक, हमने तो टिकट इशू किया पासपोर्ट देखने के बाद। उन्होंने कहा आपके अकाउंट बंद रहेंगे, वगरना 10% हमारे अकाउंट में शिफ्ट करो। मेरे पास सबूत मौजूद है। बिल्कुल यही अलमिया है। और सर पाकिस्तान में डिजिटल वॉलेट, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन और ये सारी चीजें हैं, ये हमारे यहाँ रिश्वत का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ऐसे जो इदारे जहां पर पकड़ धकड़ होती है वहां पर बाकायदा रिश्वत भी इसी डिजिटल मोड के अंदर दी जाती है, इसके भी बाकायदा सबूत है। बहरहाल ये मामला कहां तक आगे बढ़ता है, चले दीर आयत दुरुस्त आयत, अब किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर चला जाता है। जाहिर है कि ये बहुत एक इखलाकी जिम्मेदारी है इस वक्त पाकिस्तान के हर फर्द की कि वो अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।